दोस्तों, मैं पहले एपिसोड में जो है बात कर रहा था कि आईसीएल क्या था एंड आईसीएल के कारण क्या आईपीएल को बीसीसीआई पे प्रेशर था कि वो आईपीएल लॉन्च करे। उसमें ऑलरेडी मुझे सवाल वगैरह आ गए। एक ने कहा कि भाई बीसीसीआई ने आईसीएल को ख़त्म कैसे किया, ये कहानी बताओ। किसी और ने कहा कि भाई क्यों ललित मोदी को क्यों रिमूव किया गया था, ये कहानियाँ बताऊँ। तो भाई ये जो कहानी का सिलसिला है ये मैं पूरे 1 साल तक बताने वाला हूँ। ये सब एक साथ नहीं बता सकता ना, तो धीरे धीरे एक के बाद एक टॉपिक लेके चलेंगे और एक के बाद एक अलग अलग टॉपिक हम टच करेंगे। बट ये जो क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि बीसीसीआई का और आईसीएल का सिलसिला क्या था और कितना लंबा चला, ये मैं सोचा कि शायद एड्रेस करूँ। ये भी काफ़ी लंबी स्टोरी है क्योंकि ये ऐसे नहीं कि 1 साल में ये पूरा निपट गया। तो आईसीएल जो है चलता गया अंटिल वो एक कम्प्लीटली इंटरनली एक तरीके से वो इकोसिस्टम जो है फाइनेंशियली ड्रेन हो चुका था और मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका था। इतने सारे केसेस जो चल रहे थे कोर्ट में, आर्बिट्रेशन चल रहा था, एक यूके बेस्ड आर्बिट्रेशन चल रहा था। ये भी काफ़ी लंबी कहानी थी। तो मैं एक शुरुआत करता हूँ एक्सप्लेन करने की ये क्या था। 2007 की बात है, 2007। कपिल देव जो है इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वो बीसीसीआई के नेशनल क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन हुआ करते हैं। काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं इंडियन क्रिकेट के, बड़े नाम वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी से जुड़े हुए हैं। तो जब कपिल देव को एनसीए का चेयरमैन बनाया गया था, वो एक बड़ा सेलिब्रिटी मोमेंट था क्योंकि कपिल देव हैं भाई, और उन्हें काफ़ी फैनफेयर के साथ बीसीसीआई ने यहाँ लेके आया था। एंड जब जी टेलीफिल्म्स ने आईसीएल लॉन्च किया तो उन्होंने डिसीजन लिया, सुभाष चंद्रा जी और उनकी कंपनी ने डिसीजन लिया कि कपिल देव जो हैं वो आईसीएल के फेस बनेंगे। ठीक है, यही लीग जिसे एक रेबल लीग का टैग दिया जाने वाला था, उसके फेस जो हैं वो कपिल देव को बनाया जा रहा था। सो मुझे याद है मैं उस समय बेंगलोर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में था और वहाँ पे मैं एक इंडियन टीम की कैंप कवर करने गया था। टीम इंडिया की कैंप चल रही थी, मेरे ख्याल से ये इंग्लैंड टूर के T20 वर्ल्ड कप के आसपास के पहले की कैंप थी शायद। तो मैं वो कवर करने गया था और उस समय निरंजन शाह साहब जो हैं वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हुआ करते थे और वो किसी काम से वो बेंगलोर आए हुए थे और वो एनसीए में थे, कुछ उनका काम आ गया था तो वो एनसीए आए हुए थे। और मुझे पता चला था, मेरे सोर्सेस से किसी ने मुझे बताया कि बीसीसीआई जो है वो बिल्कुल नाराज़ है कपिल देव साहब से, क्योंकि कपिल देव साहब ने उन्होंने अग्री कर लिया है जी के लॉन्च होने वाले नए लीग के डायरेक्टर होने का। मतलब ही हैड अग्री टू बिकम द डायरेक्टर, उन्होंने अग्री कर लिया था कि वो डायरेक्टर बनेंगे। इनके साथ किरण मोरे भी जो है फॉर्मर इंडिया विकेट कीपर, जो सौरव गांगुली की कप्तानी के टाइम पे चीफ सेलेक्टर रह चुके थे और उसके अपने बड़े किस्से हैं। वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फेज था इंडियन क्रिकेट का। सो किरण मोरे साहब भी कपिल देव के साथ जुड़ने वाले थे। कपिल देव वाज गोइंग टू टेक ओवर एज अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर बनने वाले थे इस इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल के। तो मैंने निरंजन शाह साहब से पूछा, मैंने कहा सर क्या ये सही है कि बीसीसीआई कपिल देव साहब से एक डिस्टेंस अभी बनाना चाहती है, क्योंकि कपिल देव साहब ने एक दूसरी लीग के लिए जिसका बीसीसीआई ने जिसको रिकग्निशन नहीं दिया है, नहीं आईसीसी का रिकग्निशन है, उस लीग के वो डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो निरंजन शाह साहब ने तब कहा मुझसे कि हाँ, बैन तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि वो जो लीग है वो एक इलीगल लीग है, उसकी कोई वजूद नहीं है, उस लीग का कोई वजूद नहीं है। वो लीग इलीगल तरीके से चालू किया गया है। बीसीसीआई जो है वो हर क्रिकेट को इंडिया में कंट्रोल करती है और हमने उनको परमिशन नहीं दिया उस लीग चालू करने का। तो उनका डायरेक्टर बनना, जबकि हमने उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी का चेयरमैन बनाया है, वो ठीक नहीं है। तो उन्हें जाने के लिए कहा जाएगा। विच मीन्स बीसीसीआई का ये कहना था, निरंजन शाह साहब का ये कहना था कि हम कपिल देव को एज डायरेक्टर ऑफ एनसीए एंड नेशनल क्रिकेट एकेडमी हम उनको
निकालने वाले हैं और वो उन्हें रिज़ाइन करने कहा जाएगा। ये तो था जो निरंजन शाह साहब कह रहे थे और ये बीसीसीआई की तरफ से बात चल रही थी। इसके अलावा कपिल देव साहब ने मीडिया में ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे जो बीसीसीआई में अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया गया। जैसे इंडियन टीम जो थी उस समय T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही थी। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी साहब को कप्तान बनाया गया था टीम का और बड़ी यंग टीम थी। सारे सीनियर्स जो थे टीम के, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, अपने सौरव गांगुली, इन सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया था। मेजॉरिटी ऑफ दीज प्लेयर्स ने मिलकर एक डिसीजन लिया था कि T20 जो एक ऐसा फॉर्मेट है यहाँ पे एक यंग टीम रहनी चाहिए, तो हम इसमें से दूर रहेंगे, इसमें हम ज़्यादा इंडल्ज नहीं करेंगे। तो नई टीम, यंग टीम को हम प्रमोट करेंगे साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जाने के लिए। वही हुआ। कोई सीनियर जो है वो साउथ अफ्रीका ट्रैवल नहीं किया और एक बड़ी यंग टीम जो है वो महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनसी में साउथ अफ्रीका भेजी गई थी। दिलीप वेंगसरकर जो थे वो चीफ सेलेक्टर थे उस समय बीसीसीआई के, और उनकी निगरानी में सिलेक्शन किया गया था टीम का। मैं जो समझता हूँ इंडियन टीम के सिलेक्शन में वो सबसे बढ़िया फेज़ था। दिलीप वेंगसरकर साहब जब थे चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स, बट वो मैं किसी और दिन उसकी कहानी सुनाऊंगा आपको। सो ये टीम जब इसका चयन किया जा रहा था तो तब एक आईसीएल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था आईसीएल का, जो कपिल देव साहब एड्रेस कर रहे थे। तो मीडिया ने पूछा उनसे कि सर, इंडियन टीम वर्ल्ड कप जा रही है, आप ये लीग चला रहे हो, आप बीसीसीआई से पंगे ले रहे हो, झगड़े कर रहे हो, एंड वैसे इंडियन टीम जा रही है वर्ल्ड कप के लिए, वो तो बीसीसीआई भेज रही है, आप क्या कहना चाहोगे, आप विश करना चाहोगे टीम को वर्ल्ड कप के लिए? तो मुझे आज भी कपिल देव के वो वर्ड्स याद है। कपिल देव साहब ने कहा, दिस इज़ नॉट द इंडियन टीम। ये इंडियन टीम है ही नहीं। कौन कहता है कि इंडियन टीम है? ये तो बीसीसीआई की टीम है। ये उनके वर्ड्स थे, ये इंडियन टीम नहीं है, ये बीसीसीआई टीम है। तो लोगों ने पूछा इसका मतलब क्या है, इसका फ़र्क क्या है? तो उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के पास कोई मोनोपोली है नहीं, कोई ऐसे सरकारी कार्ड नहीं है कि इंडिया की टीम का चयन सिर्फ वो कर सकते हैं। वो अपनी टीम चला रहे हैं, तो ये बीसीसीआई की टीम है। इंडिया की टीम तो कल मैं भी खड़ी कर सकता हूँ। और हाँ, ये ध्यान दीजिए, ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया था। उस समय के रेलवे मिनिस्टर थे, सेंट्रल यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव ने आके एक स्टेटमेंट दे दिया मीडिया को कि नहीं, ये दोनों लीग जो है आईसीएल और बीसीसीआई है, ये साथ में मिलके काम करना चाहिए और साथ में ग्राउंड्स बुक करके। इनफैक्ट रेलवे के जितने ग्राउंड्स थे इंडिया में, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम आईसीएल को ये ग्राउंड दे देंगे। तो एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया था। सो कपिल देव ने उसी में और थोड़ा फ्यूल डाला, कहा कि भाई ये इंडियन टीम नहीं, ये तो बीसीसीआई की टीम है। हालांकि बात यह है कि 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ वो इंडिया जीत गई। महेंद्र सिंह धोनी की टीम जो थी वो चैम्पियन टीम हो गई, और जो आई टीम वापस साउथ अफ्रीका से, वो बड़े फैनफेयर के साथ वापस आई। तो यहाँ पे अगर आप यूट्यूब में सर्च मार के देखें, आज भी आपको वीडियोस दिखेंगे, जहाँ पे एक आपको एक सेलिब्रिटी जो मरीन ड्राइव पे एक बॉम्बे में टीम जब लैंड हुई थी, टीम बॉम्बे में लैंड होने के बाद मरीन ड्राइव पे जो एक प्रोसेशन, बड़ा एक इवेंट निकला था, ओपन एयर बस में टीम एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम गई थी। तो उसी दौरान कपिल देव का फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इस चीज़ को लेके, आईसीएल को लेके। तो उन्हें फिर पूछा गया कि कपिल देव साहब, आप इंडियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत के आई है, भले ही सेम फॉर्मेट 50 ओवर फॉर्मेट में नहीं, T20 में, पर ये दूसरा वर्ल्ड कप था इंडिया का 1983 के बाद। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और कपिल देव साहब जो हैं वो स्टेज पे बैठे हैं, उनसे ज़्यादा किसको पता है वर्ल्ड कप का इम्पोर्टेंस क्या है? इंडिया ने एक ही वर्ल्ड कप जीता था, वो 1983 में जीता था, उन्हीं के अंडर तो जीता था। तो वो अब कैसे कह सकते हैं कि ये इंडिया की टीम नहीं है, बीसीसीआई की टीम है जो जीत के आई है? तो उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत के आई है, प्राउड मोमेंट है और ये तो खुशी की बात है। तो किसी जर्नलिस्ट ने, बड़े बड़े वरिष्ठ एक पत्रकार है, उन्होंने याद दिलाया कि अरे बट आपने तो वर्ल्ड कप जाने से पहले कहा था कि ये टीम तो इंडिया की नहीं है, ये तो बीसीसीआई की टीम है। तो कपिल देव साहब, बीइंग कपिल देव, कहते हैं आई वाज जोकिंग। तो खैर, मजाक बन के बात रह गई और बात वहीं ख़त्म हो गई। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इंडिया वो वर्ल्ड कप नहीं जीतती
तो आईसीएल पे वो प्रेशर पड़ता जो उस दिन इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने से पड़ा, कि जी टेन फिल्म्स की जो एक ड्रीम थी वो शायद उस वर्ल्ड कप विक्ट्री की वजह से आगे चलने बजाय, जब व्हेन इट वाज बॉर्न वो तभी ही उसका एंड स्क्रिप्ट जो है वो लिखना शुरू हो चुका था। इसके बारे में मैं और आपसे आगे जाके बात करूंगा कि आईसीएल और बीसीसीआई ये दोनों के बीच की लड़ाई कितनी और आगे चली और इनमें क्या और डिफरेंसेस आए, कितने कोर्ट्स में क्या केसेस चले और कितना टाइम लगा इन केसेस को बंद होने में। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक जर्नी थी, हमारे पास समय बहुत है। जैसे मैंने कहा मैं रोज़ की एक कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, तो ये तो एक बड़ा छोटा सा एक किस्सा था। तो इंडियन टीम जो है वो वापस आई। वापस आने के बाद में एक आईपीएल की लहर शुरू हुई। याद रखिएगा इंडिया अंडर 19 की भी वर्ल्ड कप जो है वो जीतने वाली थी। जिस साल इंडिया ने 2020 वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो मलेशिया में कोलालमपुर में हुआ था उसके कप्तान थे विराट कोहली, और वो भी वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया जीतने वाला था जल्द ही। एंड आईपीएल की अनाउंसमेंट होने वाली थी, और जब आईपीएल की अनाउंसमेंट होने वाली थी तो एक ग्रैंड तरीके से होने वाली थी जिसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन होने वाला था प्लेयर्स का। और ललित मोदी साहब जो हैं वो कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ रहे थे इन ट्राइंग टू इंश्योर दैट टूर्नामेंट जो आईपीएल है, बीसीसीआई की जो T20 लीग है, ऑफिशियल T20 लीग है, इसे मैक्सिमम पब्लिसिटी मिले। और उसके कारण अगर आप देखें तो आईसीएल ऑलरेडी प्रेशर में आ चुका था।